Hello and welcome to the Tej Civils News Editorials program. We are sincerely sorry because last week हम editorials program को नहीं run कर पाए because I had my interview. So now when I'm free from this, we'll make sure कि हम regularly news editorials को cover करेंगे. And from tomorrow onwards, we will sharply upload our editorial analysis at 5 p.m. And additionally, we are making a new change to this news program. We will also give you a mains practice question at the end of this video और आप उसको टेलीग्राम चैनल पे हमारा जो तेज ताऊ की हेल्प डेस्क है उस पर अपने आंसर शेयर कर सकते हैं एंड वी विल फीचर द बेस्ट आंसर इन द नेक्स्ट वीडियोस. सो दीज आर द एडिटोरियल्स फॉर टुडे. पहला हमारा एडिटोरियल ड्रग अब्यूज इन राजस्थान से रिगार्डिंग है. सेकेंड एडिटोरियल इज रिगार्डिंग एनवायरमेंटल इशू विच इज थ्रेट ड्यू टू द राइजिंग ओशन लेवल. देन सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट पे एक जजमेंट आया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अंदर आवर GS3 लॉ सेक्शन. इसके साथ ही कोलोनाइजेशन ऑफ स्पेस एंड स्पेस डेब्रीज पे काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, तो ये हमारे टेक्स्ट सेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड लास्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजेज इन द एग्रीकल्चर. एंड इन लास्ट वी विल गिव यू द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज न्यूज एनालिसिस. सो सोशलॉजी में हमारा डायरेक्टली एक टॉपिक मेंशन है, दैट इज ड्रग अब्यूज़. तो ये हमारे राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री जी द्वारा लिखा गया आर्टिकल है. इसमें इन्होंने राजस्थान में जो ड्रग का बढ़ता हुआ प्रचलन है उसके खिलाफ काफ़ी अच्छे पॉइंट और स्ट्रैटेजी बताई थी कि कैसे हम इस ड्रग अब्यूज़ की जो प्रॉब्लम है उसको एक बहुआयामी रणनीति लागू करके रोक सकते हैं. तो कुछ डेटा है जो हमारे लिए वैल्यू एडिशन का काम करेगा. तो क्या है ये? तो राजस्थान में वर्ष 2024 में अगर हम सितंबर तक देखें तो NDPS एक्ट जो है उसके तहत ड्रग से संबंधित 4,439 मामले अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं. और अगर इन मामलों का आप प्रतिशत देखें तो 2022 में 3,738 मामले थे, 2023 में 5,098 मामले थे. मतलब कि ये 26% का राइज हमें देखने को मिला है. तो ये इन्फोग्राफिक में भी आप देख सकते हैं कि पूर्व के वर्षों की तुलना में राजस्थान में 36% का राइज देखने को मिला है. और जो मोस्ट ड्रग अफेक्टेड रीजन है जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब है, तो ये पंजाब हो गया. अब पंजाब में 25% का ड्रग राइज है, तो ये जो राइज हुआ है राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में ये उनसे भी ज़्यादा हुआ है. और टोटल ड्रग अब्यूज़ के केस में अगर हम देखें तो राजस्थान 5वें नंबर पर आता है, विच इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर अस. अब इसके क्या कारण है, सर ने ये भी डिस्कस किया है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कारण है. तो पहला कारण है हमारी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर. कि पंजाब में अगर हम देखें तो 20 से 30 किलोमीटर पर निगरानी के लिए बटालियन है, जबकि राजस्थान में क्योंकि थार डेजर्ट मोस्टली हमारी बाउंड्री शेयर करता है तो यहाँ पे 50 किलोमीटर पे बटालियन है. तो ये तो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का इशू हो गया कि जो विजिलेंस है उसका एक इशू है. सेकेंडली ये ज़्यादातर एरिया जो है वो हमारे श्रीगंगानगर बेल्ट, बीकानेर, बाड़मेर, ये जो हमारा बॉर्डर एरिया है यहाँ पर एक संगठित अपराध के रूप में उभर के आया है. पहले ये एक इनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री थी बट इट इज़ नाउ बिकमिंग अ ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री. थर्डली ड्रोन का आप यूज़ देखिए कि जो वर्तमान में टेक्नोलॉजी है उसके कैसे इल इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं. तो ड्रोन भी एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में काम कर सकता है. तो ये 3 रीज़न हो गए. इसके बाद जो ये इस तरह का सिंडिकेट है ये उन लोगों को टारगेट करता है विच आर वेरी वल्नरेबल बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीज़न और द सोशल रीज़न. तो इस तरह के युवाओं को टारगेट करना जो है वो काफ़ी आसान होता है. तो ये भी इसका एक प्रमुख कारण है. इसके साथ ही एक इमोशनल लेवल पे या साइकोलॉजिकल लेवल पे जो ड्रग अब्यूज़ है या इस तरह का जो नशा मुक्ति के विरुद्ध लोग जो हैं उतने सहज नहीं होते कि अपनी समस्या को खुल के शेयर कर सकें, जिसके कारण ये जो प्रोसेस है ये अगेन एंड अगेन रीइंफोर्स होता रहता है. इसके साथ ही अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो राजस्थान में सरकार से वित्त पोषित सिर्फ 28 नशा मुक्ति केंद्र हैं और केवल 7 जिला नशा मुक्ति केंद्र हैं. तो ये दिखाता है कि कैसे एक इंस्टीट्यूशनल गैप भी है कि अगर पर्सन को इशू है तो वह अफोर्डेबल और एक एक्सेसिबल नशा मुक्ति प्रोग्राम में जाने से बचता है. तो ये जो है ये सारे कंसर्न्स थे. अब इन्हीं को आप एज अ सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए या क्वेश्चन आ जाए कि भाई नशा मुक्ति के खिलाफ राजस्थान कैसे काम कर सकता. तो ये सारे कंसर्न थे, आप इन्हीं को एज अ सॉल्यूशन प्रपोज भी कर सकते हैं. तो सेम पॉइंट से आप अपना दूसरा आंसर जनरेट कर सकते हैं. अब RAS मेंस 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था सोशलॉजी में विच इज अंडर आवर GS1 कि व्हाट इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ ड्रग अब्यूज़. अब ड्रग अब्यूज़ तो हमने पढ़ा है पर ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या है. तो बेसिकली ये है कि कैसे जब एक व्यक्ति नशे के संपर्क में आता है तो ये जो है उसका जो कंजम्पशन है इट इज़ गेटिंग अगेन एंड अगेन रीइंफोर्स. तो अब इस आंसर को अप्रोच करने के दो तरीके हो सकते हैं. पहला तो ये कि आप सोशलॉजी के कॉन्टेक्स्ट से इस आंसर को लिखें.
But if you see smartly, in our GS3 we have a section under our behavior that is styles of learning, and styles of learning में हम पढ़ते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये BF स्किनर का बहुत फेमस एक एक्सपेरिमेंट है, जहाँ पे एक इस तरह के चूहे को एक केज में रखा जाता है, एंड द मोमेंट ही प्रेस दिस लीवर देन ही गेट एक्सेस टू द फूड। तो एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पे इंस्टेंटली ये जो रैट है ये इंस्टेंटली लीवर प्रेस करता है फूड को देखते ही, और फूड का उसे एक्सेस हो जाता है। तो ये एक पॉजिटिव री है कि उसे पता है कि अगर वो ये रिस्पॉन्स देगा तो एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस उसके लिए आएगा। तो जो व्यक्ति ड्रग से प्रभावित है या ड्रग एडिक्ट है, उसे भी पता है कि अगर वो ड्रग का कंजम्पशन करेगा तो एक पॉजिटिव रिवॉर्ड उसके माइंड में डोपामिन के रूप में रिलीज होगा, विच फर्दर रिकंसोलिडेट और री करेगा उसके कॉन्सिक्वेंस को टू हैव मोर ड्रग। तो बेसिकली दिस इज अ क्वेश्चन विच यू कैन अडॉप्ट फ्रॉम दिस री थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी एज वेल, एंड दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इट शोज कि कैसे जो आरपीएससी है वो इवॉल्व हो रही है। अब आरपीएससी भी यूपीएससी की तरह अपने जीएस में फर्क नहीं कर रही है, and it is interlinking GS1 with GS2 and GS3। एंड नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल इशू। तो अभी तक हमने क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में देखा था कि ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जिन्हें कि हम ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ कहते हैं, दे आर ऑन द वर्ड्स ऑफ गेटिंग अफेक्टेड। बट रिसेंटली एक केस स्टडी हमारे सामने आई जो हमें बताती है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी जो डेवलप कंट्री है उन पे भी क्लाइमेट चेंज का कितना प्रभाव होने वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया में ये अनुमान लगाया गया है कि जो लॉसेज हैं इट कैन बी अप टू $400 बिलियन, जो कि अब बढ़ के $611 बिलियन हो गए हैं। और ये अनुमान जो है वो 2090 तक नियरली $770 बिलियन भी हो सकता है। तो अभी तक हमने ये देखा था कि केवल डेवलपिंग कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट चेंज को देखा जाता था कि दे आर वल्नरेबल, बट दिस आर्टिकल यू कैन यूज़ इन योर ऐसे एज वेल कि कैसे डेवलप कंट्रीज भी क्लाइमेट चेंज से अछूती नहीं रहेगी। Then next article is regarding the Prevention of Sexual Harassment Act at Workplace। तो ये एक्ट जो है वो 2013 का एक्ट है। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक PIL लगाई गई थी जिसमें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी POSH एक्ट में लाने की बात की गई थी। तो शोभा गुप्ता जी जो इस केस की सीनियर एडवोकेट थी, उनका ये कहना था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उनके ऑफिसेज में भी महिला कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रकार का दुष्कर्म या इस तरह की जो दुराचरण है वो हमें देखने को मिलता है, बट दे डू नॉट हैव अ इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, और उनके लिए ऐसा कोई अलग से एक्ट नहीं है, तो उन्हें भी सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट में जगह दी जानी चाहिए। परंतु कोर्ट का ये कहना था कि जो महिला कार्यकर्ता या जो पार्टीज़ हैं देयर डजंट फॉर्म a stable relationship of the workplace and their members are not employees। तो ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब RS में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट डाउन द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट मेंशन्ड अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और अगर आप इस एक्ट की सेक्शन 3 को देखेंगे तो यू विल गेट द क्लियर आइडिया कि कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जो कि सेक्सुअल हरासमेंट में काउंट होते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट, देन इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। देन फोर्थ है कि अगर आप इंटरफेयर करते हो उनके वर्क के साथ और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो जो उनके लिए ऑफेंसिव हो या हॉस्टाइल वर्क कंडीशन आप वीमेन के लिए जनरेट करते हो। एंड लास्टली अगर आप किसी भी तरह का ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट करते हो दैट इज़ लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी। तो ये 5 पॉइंट है जो सेक्सुअल हरासमेंट में काउंट होते हैं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बट अगर आप आगे देखें तो एक कैच है। 2024 में आप देखिए कि कैसे आपसे अब आरपीएससी एनालिटिकल क्वेश्चंस या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के क्वेश्चन पूछ रही है। तो 2024 में आरटीआई का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जहां पे आरपीएससी ने पूछा कि इंजीरियस कंटेंट वर फाउंड इन ब्रांडेड स्वीट ऑन इट्स एग्जामिनेशन, कैन एनी पर्सन आस्क फॉर दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो हम यहाँ से जो पब्लिक अथॉरिटी का जो सेक्शन है उसका इंटरप्रिटेशन आपसे आरपीएससी पूछना चाह रही है। तो पॉसिबल है क्योंकि इस तरह का इशू न्यूज़ में रहेगा, तो आपसे पीओएसएच एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्या पॉलिटिकल पार्टीज पीओएसएच एक्ट में लायबल है, इस तरह का क्वेश्चन आरपीएससी आपसे पूछ सकती है। तो यू हैव टू कोट द रिलेवेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दैट। तो इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए भी आप प्रिपेयर रहिए क्योंकि पैटर्न काफ़ी चेंज हो रहा है। Then we have article regarding the space technology। तो this is a very new perspective regarding the space technology
कि कैसे अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, और टू बी प्रिसाइज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सो वी विल सी अ कॉलोनाइजेशन ऑफ स्पेस। तो ये कैसे हो रहा है? तो अब आप सभी को पता है कि स्टारलिंक और इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं विच आर प्रोवाइडिंग सैटेलाइट कनेक्टिविटी इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट। अब इशू क्या है कि जो ये एल है हमारा, उसमें स्पेस कैपेसिटी लिमिटेड है कि जो एल है इट कैन होल्ड ओनली 60,000 टू 1 लाख मैक्सिमम सैटेलाइट। बट अगर हम केवल स्टारलिंक का केस देखें तो अभी तक 7,600 से भी ज़्यादा सैटेलाइट जो है वो स्टारलिंक सक्सेसफुली लॉन्च कर चुका है, बिकॉज दे हैव द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कैपेसिटी विद देयर फाल्कन 9। तो अब इसमें क्या इशू है, बेसिकली इट नॉट अबाउट ओनली स्टारलिंक। इफ यू सी की जो एक्सियोम स्पेस है, चाहे ब्लू ओरिजन हो जाए या स्टार लैब हो जाए, दे आर डोमिनेटिंग द स्पेस स्टेशंस और द स्पेस दैट वी हैव। और द क्रिटिकल पॉइंट इज कि स्पेस है वह वेरी लिमिटेड स्पेस, एंड आफ्टर अ टाइम ये जो सैटेलाइट्स हैं दे विल टर्न इनटू द डेब्रीज। तो इस डेब्रीज का जो है वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि जो एल्यूमिना है, एल्यूमिना जब बर्न होती है तो इसके कारण ओजोन डिप्लीशन भी हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल था कि कैसे एक वे फॉरवर्ड हम सजेस्ट कर सकते हैं कि वैनगार्ड 1 जो है वो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सैटेलाइट है विच हैज़ बिन रनिंग ऑन सोलर सेल सिंस 1958 and it expected to keep orbiting for another 240 ईयर। अब 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था विच इज़ वेरी गुड कनेक्शन विद दिस आर्टिकल, कि क्रिटिकली इवेल्युएट करिए स्ट्रैटेजिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजनाइजेशन इन डिफेंस प्रोडक्शन स्पेशली इन मिसाइल और स्पेस टेक्नोलॉजी। तो अब आप कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे रिसेंट टाइम में हमें स्पेस में कोलोनाइजेशन देखने को मिल रहा है, वेयर देयर विल बी नो स्पेस फॉर द ग्लोबल साउथ इन द स्पेस। तो काफ़ी अच्छी लाइन आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये लोअर अर्थ ऑर्बिट आपकी लिमिटेड है, जहाँ पर आप स्टारलिंक, ब्लू ओरिजन, एक्सियोम स्पेस देखी जैसी कंपनीज का डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह के पॉइंट्स को आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं। देन द लास्ट आर्टिकल वी हैव इज रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर। तो अब इसमें दो डायमेंशन जनरेट कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर में आप क्या काम कर सकते हैं और एआई का एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट है। तो एआई इज़ अ सच टॉपिक कि किसी भी एरिया में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर में एआई का क्या यूज़ है, या फिर आपके हेल्थ सेक्टर में एआई का क्या यूज़ है, या एजुकेशन में एआई का क्या यूज़ है। तो यह आर्टिकल एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग है। अब अगर हम देखें तो जर्मनी की जो कंपनी है पीईटी, इन्होंने एक पॉलिटिक्स एआई ऐप लॉन्च किया है जिसमें कि किसान जो है वो जो कीट संक्रमित या मौसम रोग की चपेट में आई फसल है उसका फोटो खींच के भेज सकता है, एंड दे विल बेस्ड ऑन द इमेज रिकग्निशन एंड डीप लर्निंग उससे समस्या का तुरंत पता लगा के उसका डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम अमेरिका का केस देखें तो वहाँ पे फार्म बोर्ड जैसे रोबोट जो है उनको प्रयोग खेती और इरीगेशन में किया जा रहा है। इसराइल भी इस तरह की टेक्नोलॉजीज में काफ़ी आगे हैं, और इसराइल की अगर आप तारानिस नाम की कंपनी देखें तो उन्होंने अपने एआई ऐप से जो है वो फसल की सेहत जांच और निगरानी में सफलता पाई है। इसके साथ ही प्रॉस्पेरा, फील्ड एंड कंपनीज जैसी ऐप्स भी हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब आप क्या करिए, इतने सारे ऐप्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट पुट आउट 2 और 3, लाइक इसराइल इज़ वेरी फ्रंट रनर, तो आप इसराइल का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जर्मनी का लिख सकते हैं, एंड अमेरिका का लिख सकते हैं अगर कभी भी टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर पूछा जाता है। अब इंडिया इस क्षेत्र में क्या कर रहा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सारे पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो अब रिसेंटली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उन्होंने एआई आधारित क्रिस्पर क्रॉस 9 टेक्नोलॉजी से जीनोम एडिटेड धान की दो किस्में कमला डीआर धन 100 और पूसा डीएसटी राइस 1 जनरेट करी है। इसके साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है राजस्थान में, उन्होंने एआई आधारित ड्रोन सेंसिंग तकनीक से फसलों की निगरानी, कीटों की पहचान सहित दवा में वांछित मात्रा के उपयोग करने में सफलता प्राप्त करी है। इसी तरह आईआईटी खड़गपुर ने कॉप सेंस नाम की एक एआई प्रणाली उत्पन्न करी है जो कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता और फसलों की सेहत के मामले में डिजिटल डॉक्टर के रूप में उभर कर आई है। इसी तरह हैदराबाद का भी एक स्टार्टअप है जो कि फैजल है, इन्होंने एआई का यूज करते हुए सिंचाई में 40% तक की बचत करी है। तो ये अच्छा पॉइंट है काफ़ी कि कैसे इरिगेशन में भी आपका एआई इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई फॉर इंडिया, ये काफ़ी अच्छा कीवर्ड है, आप यूज़ कर सकते हैं काफ़ी जगह कि अगर हम एआई का यूज़ करेंगे तो लगभग 18% लाभ हमें हो सकता है। इसके साथ ही भारत सरकार ने 900 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा भी करी है। इसके अलावा चाहे गूगल हो जाए या गूगल का डीप माइंड प्रोजेक्ट हो जाए जो कि आईआईटी खड़गपुर के साथ हो रहा है, उन्होंने भी फसल की बुवाई के टाइम में काफ़ी एफिशिएंसी को प्रमोट किया है। अब एक अच्छा डेटा हमारे लिए था कि नीति आयोग की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो एआई के उपयोग से कृषि उत्पादकता में अधिकतम 25% की वृद्धि संभव है, विच इज़ अ वेरी गुड परसेंटेज इंक्रीज।
साथ ही वैश्विक स्तर पर जो कृषि बाजार है वो आने वाले समय में 1.7 बिलियन डॉलर से उभर कर 4.7 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा। तो आने वाले समय में जहाँ इंडिया की एग्रीकल्चर इकोनॉमी काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकती है, एंड हाउ एआई कैन कंट्रीब्यूट इन दैट, इट विल बी अ गुड टू सी फॉर अस। तो ये एक नए हरित आंदोलन के रूप में भी उभर के आ सकता है। तो अब हमने यूपीएससी के क्वेश्चंस भी आपके लिए ऐड करना स्टार्ट कर दिए हैं, बिकॉज नाउ आरपीएससी इज ऑल्सो चेंजिंग इट्स लेवल एंड इट्स रेजिंग द बार फॉर यू। सो यूपीएससी में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि कृषि उत्पादों के उत्पादन व विपणन में ई तकनीक किस प्रकार से मदद कर सकती है, कि हाउ डज ई टेक्नोलॉजी कैन हेल्प फार्मर इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। तो अगर आपसे भी एग्रीकल्चर में पूछा जाता है तो आप दो तीन अलग अलग हेड में बना सकते हैं कि कैसे प्रोडक्शन में हेल्प करती है, कैसे मार्केटिंग में हेल्प करती है, कैसे सेलिंग में हेल्प करती है, और इस तरह से आप पूरा आंसर जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो एआई का एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग था। इसी तरह आपसे एआई का हेल्थ के रिगार्डिंग भी पूछा जा सकता है। तो आप छोटे छोटे नोट, क्योंकि एआई एक ऐसा टॉपिक है जो आपके चाहे मेंस हो, इंटरव्यू हो, सभी में काम में आएगा, चाहे ऐसे ही क्यों ना हो। तो आप एआई से हेल्थ में क्या इम्पैक्ट है, एआई का एजुकेशन में क्या इम्पैक्ट है, एआई का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, एआई का एग्रीकल्चर, एआई का मैन्युफैक्चरिंग में क्या इम्पैक्ट है, इस पर पूरा छोटा सा नोट बना के रख सकते हैं। So that was all in today's news editorial analysis. So this is our today's first practice question for the mains. This is taken from RS Mains 2013. तो ये क्वेश्चन क्या है कि ई प्रशासन, ई व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सूचना तकनीक के उपयोगों का वर्णन करें, कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हाउ इट इज़ यूजफुल इन ई एडमिनिस्ट्रेशन, ई कॉमर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आपको सबसे पहले एक इंट्रो लिखना है विच कैन बी ऑफ 2 लाइन। उसके बाद बॉडी में 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो आपको एड्रेस करनी है। पहली है ई प्रशासन, ई व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। तो इन सब में आप दो दो तीन तीन पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये पूरा आंसर का आपका फ्रेमवर्क रहेगा, एंड यू कैन सेंड योर आंसर एट आवर तेज सिविल्स हेल्प डेस्क विच इज़ @help_tej_ताऊ। तो आप यहाँ पर अपने आंसर को भेज सकते हैं। वी विल feature the best answer we will receive in the next video. So that was all in today's news editorial analysis. Stay tuned to the Tej Civils platform. Thank you.